सर्च ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवीएल सर्च ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये जान लो, ये एवीएल ट्री क्या होता है उसकी डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर समय पहले बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता था, एक नोड है हमारे पास, एक नोड के लेफ्ट हैंड साइड के सारे नोड उससे स्मॉलर थे, राइट हैंड साइड के सारे नोड उससे ग्रेटर थे। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, एग्जाम्पल भी देखा था बाइनरी सर्च ट्री का एक। मान लो आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री बनाने का क्वेश्चन आया जिसमें अल्फाबेट्स को पुट करना है, ठीक है, यानी ए बी सी डी अप टू जेड तक को आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो कैसे बनाओगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना रखा है। सबसे पहले क्या आएगा, ए, ये इसी ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, ए, देन अल्फाबेट में बी जो है सेकंड नंबर में आता है, तो बी कहाँ आना चाहिए, ए के राइट में। सी कहाँ आना चाहिए, बी के राइट में। फिर डी कहाँ आना चाहिए, सी के राइट में। तो आप ये देखोगे कि अगर मैं ए टू जेड तक लिखने जा रहा हूं तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बनता जा रहा है ना। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, सबके सब राइट हैंड साइड में ही। इसी का जस्ट रिवर्स अगर मैं कहूं कि आपको जेड वाई एक्स रिवर्स ऑर्डर में अगर बनाना था एक बाइनरी सर्च ट्री, तो आपका कैसा बनता, सबके सब लेफ्ट में ही जाता, जेड यहाँ आता, वाई यहाँ आता, फिर एक्स आता एंड सो ऑन। ये जो हुआ कि सारे वैल्यूज राइट हैंड साइड में ही जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं राइट स्क्यूड। यानी हमारा ये बाइनरी सर्च ट्री जो है वो राइट की ओर झुका हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ट्री अगर आप बनाओगे तो ये कहलाएगा लेफ्ट स्क्यूड, यानी कि हमारे ट्री की हाइट खामखा बढ़ती जा रही है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, चलो ठीक है ये भी हमने सह लिया कि ये इसकी बढ़ती जा रही है। इसमें दिक्कत क्या आएगी कि मान लो आपने एबीसीडी वाला बाइनरी सर्च ट्री बनाया, ये वाला बाइनरी सर्च ट्री बनाया, और इसमें किसी एक एलिमेंट को आपको सर्च करना है, मान लो फोर्थ नंबर के एलिमेंट को। तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, पहले इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे। उसी तरह से मान लो अगर आपको टेंथ नंबर के एलिमेंट को सर्च करना था तो टोटल कंपैरिजन कितने हो जाएंगे, 10। इसी को अगर जनरल वे में बोलें, अगर आपको n कंपैरिजन करना, nth एलिमेंट को सर्च करना है तो टोटल कंपैरिजन आपके हो जाएंगे n। यानी कि बाइनरी सर्च ट्री अगर राइट स्क्यूड हो या फिर लेफ्ट स्क्यूड हो तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अपने इस ट्री को बैलेंस करना होगा। ये वर्ड अब इंट्रोड्यूस हो गया और यहीं से एवीएल स्टार्ट होता है। हमें अपने इस ट्री को, ये ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्री बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि हमें अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा वो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही पढ़ा है। तो हमें अपने इस ट्री को बैलेंस करना होगा, यानी इस ट्री को थोड़ा सा चेंज करना होगा, जिसके वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो अगर मैंने इस ट्री को एवीएल सर्च ट्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी इस वाले को मैंने एवीएल सर्च ट्री की मदद से बनाया, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत कम हो जाती है। और वो कम होकर कितनी हो जाती है, बिग O ऑफ log n, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्या कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री था जिसमें दिक्कत आ रही थी कि वो राइट स्क्यूड हो सकता है या लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है, जिसके कारण अल्टीमेटली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। इस कारण से हमें अपने बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी। उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, बिग O ऑफ log n हो सकती है वर्स्ट केस में। तो हमें इसके लिए एवीएल सर्च ट्री की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब हम लोग एवीएल सर्च ट्री कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन अभी भी हमारे पास वही है कि हमें एक ट्री बनाना है जिसमें ये सारे वैल्यूज आए, ठीक है। अब हम लोग पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं एवीएल सर्च ट्री का क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवीएल सर्च ट्री हम बनाते कैसे। अगर एग्जाम में आपसे एवीएल सर्च ट्री पूछा जाए तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, एन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज एन एवीएल ट्री, ठीक है। एम्प्टी तो कुछ भी है तो वो सब कुछ है ना। अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था, बी ट्री में भी देखा था, एम्प्टी ट्री है इसका मतलब वो बी ट्री है। जब कुछ है ही नहीं तो हम उसको बोल सकते हैं हाँ ये भी है, ये वो भी है।
तो एक एम्प्टी बाइनरी ट्री अगर होगा तो उसको हम एवीएल ट्री बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन फोकस इस पे नहीं है, हमारा मेन फोकस है इसके बाद वाली लाइन पे। अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री में वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसका चाइल्ड 0 1 और 2 अलाउड है। इज एन एवीएल ट्री इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है, गिवन TL and TR to be the left and right subtree of T। एक ट्री बनाना है आपको, मान लो ये ट्री है, तो ये वाला क्या कहलाता है, लेफ्ट सब ट्री, और ये वाला क्या कहलाता है, राइट सब ट्री। तो मैं उसको नाम दे रहा हूँ, ये पूरा ट्री को T नाम दे रहा हूँ, उसके लेफ्ट सब ट्री को मैं TL बोल रहा हूँ, और इसके राइट सब ट्री को मैं TR बोल रहा हूँ। कर सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है। एंड H of TL and H of TR to be the height of subtrees TL and TR। अब मैंने ये लेफ्ट सब ट्री बनाया, मैंने ये राइट सब ट्री बनाया, तो इसकी हाइट होगी, हाइट मतलब इसके लेवल हमें पता करना होगा। अब सवाल यहाँ पे यही उठता है कि सर हाइट का मतलब, तो मैं इसको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने एक दूसरा ट्री बना रखा है इस तरह का, अगर मैं इस ट्री की हाइट को पता करना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे देखना होगा इस नोड की हाइट पता करो। इस नोड की हाइट क्या है, 0, ठीक है। इस नोड की हाइट क्या है, इसकी हाइट है 1। कैसे मालूम मुझे, क्योंकि इस नोड के नीचे एक ही लेयर है जिसपे कोई एलिमेंट है। मैंने इस पहले वाले नोड को 0 क्यों कहा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हुआ। इस नोड की बात करो तो इसकी हाइट होगी 1, लेकिन इस वाले नोड की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी 0। क्यों, क्योंकि इस नोड के नीचे कुछ नहीं है। सिमिलरली इस वाले नोड की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट टोटल होगी कितनी, 2। क्यों होगी 2, क्योंकि इसके नीचे देखो तो पहला लेयर में ये आया और दूसरे लेयर में ये आया, तो इस नोड की हाइट होगी 2। सिमिलरली अगर मैं इधर डायग्राम से बताऊं आपको, फिर इधर, तो इस नोड की हाइट मुझे निकालनी है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, पहले लेवल पे मैं काउंट करूंगा, दूसरे लेवल पे मैं काउंट करूंगा, तो इसकी हो जाएगी टोटल हाइट 2। इसकी नो मैं काउंट करूंगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 1, और जो लीफ नोड होती है उसकी हाइट होती है 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे चल के मैं और भी बता दूंगा, तो थोड़ा सब्र रखो। तो मुझे करना क्या था, एक कंप्लीट ट्री है मेरे पास, उस कंप्लीट ट्री को मैं T नाम दे रहा हूँ। उस कंप्लीट ट्री का एक लेफ्ट सब ट्री होगा और एक राइट सब ट्री होगा, जिसको मैं TL और TR बोल रहा हूँ। क्योंकि ये एक ट्री है तो ट्री का अपना खुद का एक हाइट होगा, तो मैं लेफ्ट सब ट्री को हाइट को H ऑफ TL बोल रहा हूँ और राइट सब ट्री के हाइट को H ऑफ TR बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सारे डेफिनेट टर्म्स जो है यूज होने वाले हैं। अब AVL के लिए कंडीशन क्या कहता है आपसे, कि जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, अगर उसमें से आपने राइट सब ट्री की हाइट माइनस कर दी तो उसकी मॉड निकालोगे। अगर आप, मॉडुलस हमने पढ़ा है ना, नेगेटिव नंबर को ही पॉजिटिव कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड के राइट ट्री के हाइट को में से माइनस करिए आप राइट हैंड साइड के ट्री के हाइट को, और फिर मॉड निकालिए, तो उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इसका, ये तो डायरेक्टली लिखा था, इसका एक्चुअल मतलब ये हुआ कि मैंने हाइट लेफ्ट वाले ट्री को माइनस किया हाइट राइट वाले ट्री, इसकी जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो होगी -1, 0 या तो 1। ठीक है, ये है इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ, आपने एक ट्री बनाया, उस ट्री का एक लेफ्ट सब ट्री होगा, एक राइट सब ट्री होगा। आप लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकालो, राइट सब ट्री का हाइट निकालो, लेफ्ट वाले में से राइट वाले हाइट को माइनस करो। माइनस करने के बाद ये 3 वैल्यू अगर आती है तो ओके है, और अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आती है, जैसे -2 +2 -3 +3 5 6 कुछ भी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये तीनों वैल्यू आती है तो आप कहोगे कि ये ट्री जो था वो AVL ट्री था। मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी समझने में, लेकिन थोड़ा सब्र करो। अब देखो, इसको हम लोग आगे देखें अगर, तो ये जो मैंने -1 0 और 1 निकाला है,
इसको एक नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं बैलेंस फैक्टर। ठीक है, यानी अब मैं आगे चल के जब यूज करूंगा, कहीं बोलता हूं मैं बैलेंस फैक्टर निकालो इसका, तो आपको ये देखना है कि उस नोड का बैलेंस फैक्टर यानी दोनों की हाइट माइनस करने के बाद ये तीनों में से ही कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। यानी एक एवीएल ट्री का बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट वाले में से राइट वाले को हाइट को माइनस करना है। एवीएल ट्री का बैलेंस फैक्टर जो है वो 0, 1 और -1 यही एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा और कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि जरूर हमारे ईवीएल ट्री में जब हम कंस्ट्रक्ट करते होंगे तो बैलेंस फैक्टर इनके अलावा भी कुछ और आता होगा। जब ऐसी केस बनी, जैसे मान लो कहीं बैलेंस फैक्टर आपने निकाला तो -2 आ गया या +2 आ गया, तो हमें करना क्या होता है, ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इस -2 या इस +2 को कुछ ऐसा करें जिसके वजह से उसकी हाइट चेंज हो जाए, यानी अपने ट्री में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो वो जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है उसको हम एवीएल में कहते हैं रोटेशन, यानी हम अपने ट्री को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। बाइनरी सर्च ट्री में दिक्कत आई थी लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड का, जिस वजह से हमें एवीएल में आना पड़ा। एवीएल ट्री में अगर एक एम्प्टी ट्री है तो वो एवीएल ट्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसकी हाइट 0 होगी और 0 वाला एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नॉन एम्प्टी ट्री तभी एवीएल कहलाएगा जब उसका बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 हो। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस करेंगे उसमें से राइट सब ट्री के हाइट को, और वो वैल्यू 0, 1 या -1 आनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है, जैसे -2, +2, -3, +3, इस तरह की कोई दूसरी वैल्यू, तो हमें अपने ट्री को चेंज करना होगा, थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, और उस मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को हम रोटेशन बोलते हैं, और इसी में दिक्कत आती है। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग रोटेशन भी देखेंगे कि रोटेशन क्या होता है और हम रोटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन के पे एक डायग्राम दिख रहा है एक ट्री का, ये वाला। हमें इस ट्री को देखना है, चेक करना है कि क्या ये एवीएल ट्री है या नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि हमें हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे लीफ नोड से और धीरे धीरे रूट नोड की तरफ जाएंगे। लीफ नोड मतलब वो वाला नोड जिसके बाद कोई नोड नहीं। एग्जाम्पल से देख रहे थे, हमारे पास एक ट्री बना हुआ है, हमें सर्च करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एवीएल ट्री है या नहीं। और एवीएल ट्री है या नहीं ये हम कैसे बता पाएंगे, हम उसके बैलेंस फैक्टर को चेक करने के बाद बता पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी से चेक करते हैं, वैसे कोई कंपल्सन नहीं है, आप सी से भी चेक कर सकते हो। डी से अगर आप चेक करोगे तो डी की हमें बैलेंस फैक्टर निकालना है, तो बैलेंस फैक्टर को शॉर्ट में बी डॉट एफ भी लिखते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसे भी लिख सकते हो आप। इसका बैलेंस फैक्टर कैसे निकालना है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री हमें करना होगा, और ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है -1, 0 और 1 का। तो डी की लेफ्ट सब ट्री देखो तो वहां तो है ही नहीं, तो हाइट उसकी क्या होगी, 0। डी की राइट सब ट्री देखो, राइट सब ट्री है ही नहीं तो उसकी हाइट भी 0, 0 में से 0 गया, बचा 0। तो डी की बैलेंस फैक्टर क्या है, 0। तो हम एवीएल ट्री में ये ध्यान देते हैं कि जब भी हम बैलेंस फैक्टर निकाल लें तो उस नोड के बगल में आप बैलेंस फैक्टर लिख दो। कन्वेंशन ये कहता है कि आप किसी भी नोड के लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस फैक्टर अगर लिख रहे हो तो बाकी सारे नोड के भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बैलेंस फैक्टर लिखना है। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप एक नोड के राइट हैंड साइड में लिख रहे हो तो बाकी सारे नोड के भी राइट हैंड साइड में ही लिखो, मतलब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इसकी बैलेंस फैक्टर क्या निकली, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, एक छोटा सा 0 बना दिया। नेक्स्ट क्या है नंबर हमारे पास, बी। हम इस बी का बैलेंस फैक्टर निकालने वाले, फॉर्मूला आपके पास सेम ही रहेगा। इस बी का बैलेंस फैक्टर अगर आप निकालोगे तो बी के लेफ्ट सब ट्री में देखो, बी का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, ये वाला पोर्शन। बी का राइट सब ट्री क्या है, कुछ भी नहीं। तो बी के लेफ्ट सब ट्री की हाइट हमें निकालनी है। बी की लेफ्ट सब ट्री की हाइट अगर आप निकालोगे तो आपको ये देखना है कि बी के नीचे टोटल कितने सारे नोड्स हैं।
लेवल वाइज। तो बी के नीचे कितनी लेवल है? सिर्फ एक ही, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो बी के लेफ्ट हैंड सब ट्री की हाइट क्या हो गई? 1। बी के राइट साइड में तो ट्री ही नहीं है, तो उसकी हाइट होगी 0। तो 1 में से 0 गया तो बचा 1, तो मैंने उसका बैलेंस फैक्टर 1 लिख दिया। अब कन्वेंशन मैंने बताया, आप लेफ्ट में लिख रहे हो तो आपको लेफ्ट में ही लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ 1 राइट में लिख दिया है, लेकिन आपको एक जैसा ही लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ ए के पास। आप ए को चेक करो, ए बिल्कुल डी के जैसा ही है, ना लेफ्ट है ना राइट है, बैलेंस फैक्टर उसका 0 होगा, तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ सी के पास। अब ये मैं पहले ही बता दो, ये काम आपको हर एक नोड के लिए करना है। तो लेंदी अगर ग्राफ हुआ, बहुत सारे नोड हुए उसमें, तो आपको सभी के लिए करना है, ऐसा नहीं कि 2-4 निकाल के छोड़ दिया। सी के लिए आप निकालो। तो हमें सबसे पहले सी के लिए लेफ्ट सब ट्री को देखना है, तो ये है सी का लेफ्ट सब ट्री। सी का राइट सब ट्री क्या है? ये वाला है सी का राइट सब ट्री। आप सी के लेफ्ट सब ट्री में हाइट निकालोगे तो सी के लेफ्ट साइड में आप देखो तो कितने लेवल का है नोड? सिर्फ एक ही लेवल पे है ना, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट हो गई 1। राइट सब ट्री की हाइट देखोगे आप तो लेवल कितने हैं? पहला लेवल ये है और एक और लेवल पे ये वाला एलिमेंट है, तो टोटल लेवल कितने हैं? 2। तो 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आया? -1। तो हमने सी के सामने -1 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सभी के बैलेंस फैक्टर को हम लिख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि कोई एक ऐसा नोड तो नहीं है जिसकी बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 के अलावा कुछ और आई हो। पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हुआ, यानी कि हम कहेंगे कि ये वाला ट्री जो है ये एक एवीएल ट्री है, ठीक है। पहले तो पता लगाओ कि वो एवीएल है या नहीं। अगर एवीएल ट्री होगा तब तो सब कुछ बढ़िया है। अगर एवीएल ट्री नहीं है तो हमें एवीएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए रोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमें देखना होगा इंसर्शन। एवीएल ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं एक नए नोड को? जाहिर सी बात, मैंने बताया ना आपको, जितनी बार आप नोड इंसर्ट करोगे तो उस ट्री में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, या तो वो राइट साइड में ऐड हुआ होगा या तो लेफ्ट साइड में ऐड हुआ होगा। जैसे ही थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ एडिशन की वजह से, तो हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस फैक्टर पूरे ट्री का, और हो सकता है उस केस में हमारे बैलेंस फैक्टर में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे वही लिख रखा है, इंसर्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बीएसटी। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री, यानी एवीएल ट्री का इंसर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बाइनरी सर्च ट्री में करते थे। अब याद करो, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन कैसे करते थे? जिस वैल्यू को नए नोड को इंसर्ट करना है, आप उसको रूट नोड से कंपेयर करोगे, या तो न्यू नोड स्मॉलर होगा या तो ग्रेटर होगा। अगर स्मॉलर है तो रूट नोड के लेफ्ट साइड में वो इंसर्ट होगा, अगर ग्रेटर है तो राइट साइड में इंसर्ट होगा। फिर राइट या लेफ्ट में से जो भी नोड आपके पास आया उसमें से फिर से कंपेयर करो, है ना। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन, तो वो मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में जैसे ही इंसर्ट करते तो वैसे ही इंसर्शन होगा। इंसर्शन के बाद हो सकता है आप जब दोबारा बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो हो सकता है उसके में से किसी एक नोड का, जो न्यूली एडेड नोड है उसका, या फिर उसके पहले से जो ओरिजिनल नोड थे उनमें से किसी एक का या एक से ज्यादा नोड का बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाए, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है चेंजेस। अगर बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाता है, मतलब कि अब -1, 0 और 1 नहीं रहा, कुछ और वैल्यू हो गई, तो हम वो ट्री को एवीएल ट्री नहीं कह सकते। तो हमें करना क्या होगा? हमारे उस ट्री को एवीएल ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे रोटेशंस। टोटल कैटेगरी वाइज देखा जाए तो दो कैटेगरी के रोटेशन होते हैं। एक रोटेशन होता है सिंगल रोटेशन, दूसरा रोटेशन होता है डबल रोटेशन, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज अगर आप देखोगे तो सिंगल रोटेशन में टोटल 2 रोटेशन आते हैं, डबल रोटेशन में 2 रोटेशन आते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टोटल रोटेशन हमें कितने पढ़ने होंगे? 4। उनके नाम स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। पहला रोटेशन है एल एल, दूसरा रोटेशन है आर आर, तीसरा है एल आर,
और चौथा है आर एल। एल एल और आर आर तो आसान होता है, इन दोनों में प्रॉब्लम आती है। एल एल और ये जो एल और आर मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यानी कि मैं अगर कहूं तो ये कौन सा रोटेशन है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है। ये कौन सा रोटेशन है, राइट राइट रोटेशन है। ये कौन सा रोटेशन है, लेफ्ट राइट रोटेशन। और ये वाला राइट लेफ्ट रोटेशन है। अब आप बोलोगे कि सर इसका नाम इस तरह का क्यों पड़ा। इसका नाम इस तरह का इसलिए पड़ा है क्योंकि जो हमने नए नोड को इंसर्ट किया, उसके वजह से जो चेंजेस आई है। अब वो जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो लेफ्ट साइड में भी ऐड हो सकता है, राइट साइड में भी ऐड हो सकता है। तो देखो आप इसको पूरा नाम भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्टेड नोड इन लेफ्ट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री। जो न्यूली इंसर्टेड नोड है, मान लो एक सब ट्री मैं बना लेता हूँ। ये ट्री आपके पास पहले से था, ये एवियल ट्री है क्योंकि इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है और इसका भी जीरो होगा बैलेंस फैक्टर। ठीक है, मान लो न्यूली इंसर्टेड नोड जो है, एक और यहाँ पे जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो हो सकता है इस रूट नोड के लेफ्ट वाले पोर्शन के भी लेफ्ट में ऐड हुआ हो, पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो न्यूली इंसर्टेड नोड यहाँ पे आके ऐड हुआ, ये वाला न्यूली इंसर्टेड नोड है ये। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये मेन ट्री के लेफ्ट सब ट्री में है और लेफ्ट सब ट्री के भी जो ऐड हुआ है वो लेफ्ट साइड में ही हुआ है। इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आई तो हम उसको कहेंगे लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम। और लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो हमें रोटेशन भी लेफ्ट लेफ्ट का ही करना है, वो सब मैं आगे बताऊंगा अभी। सिमिलरली ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो हो सकता है ट्री के राइट साइड में ऐड हुआ हो। ठीक है, चलो राइट साइड से पहले मैं राइट सब ट्री के बारे में बता दूं। हो सकता है ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो इस ट्री के राइट सब ट्री के भी राइट में ऐड हुआ हो यहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है इसके एडिशन के वजह से बैलेंस फैक्टर में चेंजेस आ गए हो, -1 0 1 के अलावा कुछ और हो गया हो। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड है उसने एक आर आर प्रॉब्लम क्रिएट किया है, राइट राइट प्रॉब्लम क्रिएट किया है। राइट राइट नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो ऐड हुआ था वो राइट सब ट्री के राइट पोर्शन में ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस न्यूली इंसर्टेड नोड ने आर आर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो आर आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं आर आर रोटेशन। नाम भी वैसा ही, आप इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हो, इंसर्टेड नोड इन राइट सब ट्री ऑफ राइट सब ट्री, राइट के भी राइट में ऐड हुआ है। सिमिलरली जो नेक्स्ट आता है वो एल आर आता है। एल आर का मतलब कि वो लेफ्ट सब ट्री के राइट में ऐड हुआ है। एग्जाम्पल से मैं बताऊं आपको, एक ट्री है, उसका लेफ्ट होगा उसका राइट होगा। मान लो जो रोटेटेड जो नए इंसर्टेड नोड है वो इस ट्री के यहाँ पे ऐड हुआ है। ये क्या कह रहा है, मेन नोड यहाँ था, उसके लेफ्ट के राइट में ऐड हुआ है। इस वजह से उसने एल आर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और एल आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होगा वो भी एल आर के नाम से ही जाना जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो आप। इंसर्टेड नोड कहाँ है, राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री के राइट पोर्शन में ऐड हुआ। सिमिलरली आर एल प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, राइट सब ट्री के लेफ्ट में। डायग्राम से बताऊं, अगर मान लो न्यूली इंसर्टेड नोड कहाँ है, यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये ऐड कैसे हुआ, राइट सब ट्री के लेफ्ट में ऐड हुआ है ना। तो हम उसको कहेंगे कि वो आर एल प्रॉब्लम को क्रिएट किया है और उसका सॉल्यूशन भी आर एल रोटेशन है। ठीक है, मतलब मेन फोकस हमारा ये है कि जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो किस डायरेक्शन में ऐड हुआ है। लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो एल एल, लेफ्ट के राइट में यूज हुआ है तो एल आर, राइट राइट में यूज हुआ है तो आर आर, और राइट के लेफ्ट में यूज हुआ है तो आर एल। ठीक है, ये 4 रोटेशंस थे। नाम से ही कंफ्यूजिंग लगता है, एक्चुअल में ये और कंफ्यूजिंग है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जो मैंने अभी बताया वो डायग्राम से भी है।
देखो ये ट्री आपके पास ओरिजिनली दिया हुआ था, एक नोड है ए, दूसरा नोड है बी, इस बी का एक सब ट्री रहा होगा लेफ्ट सब ट्री, इस बी का एक राइट सब ट्री रहा होगा राइट सब ट्री। मैंने पूरा ट्री नहीं बनाया है, उसको एक स्क्वायर रेक्टेंगल से बना के बता दिया कि ये एक सब ट्री है। सिमिलरली इस ए का एक राइट सब ट्री रहा होगा, वो ये रहा। सभी का मैंने नाम भी दे दिया है जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि इसकी हाइट जो है अगर मान लो h थी तो इस वाले की भी हाइट h ही है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, जीरो, क्योंकि h में से h माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। इसकी भी बैलेंस फैक्टर जीरो होगा। इस नोड की बैलेंस फैक्टर आप निकालो, इसमें लेवल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ये 1 और ये टोटल कितना है h, तो ये हो जाएगा h+1। और यहाँ से आप देखो इसकी भी हाइट h ही है, इसकी हाइट h है, तो h+1 माइनस h, तो फाइनली क्या निकला 1, यानी ये वाला का बैलेंस फैक्टर निकलेगा 1। तो ये तो गिवन नोड था, ये तो एवीएल ट्री है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये एवीएल ट्री है। अब मैंने क्या किया, एक नए नोड जिसको मैं BL नाम दे रहा हूं उसको इंसर्ट किया है। और कहा इंसर्ट किया है, मैंने B नोड के लेफ्ट में इंसर्ट किया, ये वाला जो ये जो क्रॉस किया हुआ है ना, ये है हमारा BL। अब देखो जब मैंने इस BL को इंसर्ट किया उससे मेरा बैलेंस फैक्टर पे क्या चेंजेस हुआ। अब इस B की बैलेंस फैक्टर निकालो। B का ओरिजिनल बैलेंस फैक्टर था 0, अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा 1। 1 क्यों होगा, ये हाइट था h, एक नया ऐड हो गया, उसमें एक नोड नया इंसर्ट हो गया, तो टोटल हाइट कितनी हो गई h+1। राइट साइड में कितनी हाइट है h, आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, यानी इसकी बैलेंस फैक्टर हो जाएगी 1। इस नोड की बैलेंस फैक्टर को आप चेक करो, राइट साइड में है h, लेफ्ट साइड को देखो, ये 1 तो है ही, एक b के लिए 1 प्लस ये जो रेक्टेंगल है उसका h प्लस ये जो BL आपने यूज कर लिया उसके लिए 1। ये है हमारे लेफ्ट सब ट्री की हाइट और ये है हमारे राइट सब ट्री की हाइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2, यानी कि हमारे ए नोड का बैलेंस फैक्टर जो है वो हो गया 2, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो अब ये वाला ट्री जो है, ये इंटरमीडिएट ट्री जो है वो एवीएल नहीं बनेगा। ये एवीएल ट्री नहीं है, ये वाला था लेकिन ये वाला नहीं है। देखो तो एक न्यूली इंसर्टेड नोड के वजह से एवीएल ट्री जो है वो नॉन एवीएल में बदल गया। तो अब हमें करना क्या होगा, इस नॉन एवीएल को वापस से एवीएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें रोटेशन करना पड़ेगा। अब आप इसके रोटेशन को ध्यान से देखो। पहले तो हम प्रॉब्लम क्रिएट देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा प्रॉब्लम है। ये 4 प्रॉब्लम थी ना, इन चारों में से कौन सा प्रॉब्लम है। तो न्यूली इंसर्टेड नोड कहाँ पे है, न्यूली इंसर्टेड नोड यहाँ पे है, और ये किस डायरेक्शन में है। प्रॉब्लम किसको हुई, ए को, ए से देखना है। ए के लेफ्ट में आप जाओ, ये लेफ्ट में ही है, उसके भी लेफ्ट में आपको ये न्यूली इंसर्टेड नोड मिला, तो ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, एल एल। ये समझ में आ रहा प्रॉब्लम कैसे पता करते हैं। जिस नोड को प्रॉब्लम आई उस नोड से न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ जाना है आपको 2 स्टेप। आप इधर से आओगे तो एल की तरफ गए लेफ्ट साइड में, न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ एक और स्टेप गए तो वो भी लेफ्ट साइड में ही है। प्रॉब्लम कौन सी मिल गई, एल एल। हमें एल एल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नॉन एवीएल ट्री में आपको पहले तो प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझने में भी दिक्कत कर देते हैं बच्चों। अब ये जो एल एल प्रॉब्लम आई इसको सॉल्व करना है, तो उसका रोटेशन आपको जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। रोटेशन के बाद हमने क्या किया, ये वाला ट्री बनाया। इसको हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने क्या किया, ये जो नोड था इसको यहां से हटाकर ए से कनेक्ट कर दिया। पहले ए रूट नोड था, अब बी को रूट नोड बना दिया है। देखो बी बन गया रूट नोड, ए बन गया उसके राइट साइड में यहाँ पे, और ये वाला नोड को बी से हटाकर ए से कनेक्ट कर दिया। टेंशन मत लेना, नहीं आ रहा है समझ में तो है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ तो आप समझ बोल दोगे हाँ सर ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब एक्चुअल प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएगा समझ में।
फिर से सुनो, हमने क्या किया, इस बी को बना दो रूट नोड। ओके, इस ए वाले को जिसमें प्रॉब्लम आई थी उसको राइट साइड में डाल दो, और बी को रूट नोड बनाया। ये जो ओके वाला सही वाला नोड था, ट्री सब ट्री था, उसको ए से कनेक्ट कर दो उसके लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसकी बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो इसकी बैलेंस फैक्टर हो गई 0 और इसकी बैलेंस फैक्टर हो गई 1। अब ये एवीएल ट्री है। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी सारे रोटेशन भी देख सकते हो। अगला रोटेशन पे आ जाओ, आर आर। आर आर रोटेशन जो है वो एल एल रोटेशन का मिरर होता है, यानी हमने जो एल एल में किया उसी का जस्ट रिवर्स आर आर में कर दो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेफ्ट का उल्टा राइट होता है, तो एल एल के मिरर इमेज में आप देख सकते हो कि वो आर आर प्रॉब्लम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। इस बार क्या था, ए नाम का एक नोड है, इस साइड की हाइट h, इसकी हाइट h, इसकी हाइट h। ठीक है, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है। इसका ओवरऑल बैलेंस फैक्टर होगा 0 और इसका बैलेंस फैक्टर होगा -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में h था, राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो एक तो ये b है तो 1 होगा b के लिए, और एक लेवल आप देखोगे तो इसका है टोटल लेवल h। आप इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, किया है। उसको मान लेते हैं ये वाला, ये जो क्रॉस किया हुआ है ना वो नोड इंसर्ट किया, और इंसर्ट कहाँ किया है, राइट साइड में किया है, यहाँ इस वाले नोड पे। अब मैं पहले तो देख लो इसका बैलेंस फैक्टर, बी का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, -1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये h था ये वाला, और ये कितना है, h+1। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1। ए का बैलेंस फैक्टर निकालो। ए का बैलेंस फैक्टर के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, h, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, एक लेवल तो है 1 बी के लिए 1, प्लस दूसरा लेवल है ये वाला ट्री जो रेक्टेंगल से बना था जिसकी हाइट h थी, प्लस एक नया लेवल बना इस नए इंसर्टेड नोड के वजह से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -2, यानी इस बी ए का बैलेंस फैक्टर हो गया -2। -2 अलाउड नहीं है, यानी कि ये वाला ट्री जो है अब एवीएल नहीं रह गया। हमें क्या करना होगा, पहले तो प्रॉब्लम को समझो कि कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस न्यूली इंसर्टेड नोड के वजह से। वो कैसे पता करेंगे, न्यूली इंसर्टेड नोड कहाँ है, यहाँ पे। जिस नोड को प्रॉब्लम आई थी, किसको, ए को, उससे 2 स्टेप नीचे जाओ। पहला स्टेप ये रहा, जो आंसर क्या आना चाहिए क्या, सर? जो रोटेशन मतलब एवीएल है उसके लिए आंसर क्या आना चाहिए, 0 या 1? आंसर एक्सेप्टेबल है -1, 0 और 1। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आ रही है सारे नोड की तो वो एक्सेप्टेबल जी है ना। सर। अभी ए की जो है वो -2 आ गई, -2 एक्सेप्टेबल नहीं था, तो ये वाला ट्री जो है एवीएल नहीं रह गया, हमें एवीएल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा था, हाँ, इस नोड को बैलेंस फैक्टर क्या है, -2। न्यूली इंसर्टेड नोड कहाँ है, यहाँ पे। आप जिसका चेंज हुआ है बैलेंस फैक्टर वहां से 2 स्टेप नीचे आओ न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ। तो एक स्टेप हुआ ये कौन सा है, आर, राइट साइड में गए आप। दूसरा स्टेप कौन सा होगा, ये वाला, वो भी राइट साइड का ही है। अब आप बोलोगे सर ये वाला क्यों लिया, ये हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि न्यूली इंसर्टेड नोड इधर की ओर है, तो आपको यही वाला पाथ लेना था। तो प्रॉब्लम कैसे पता चल गई, इस तरह से आप प्रॉब्लम को पता चल जाएगा आपको कि ये आर आर प्रॉब्लम, आर आर प्रॉब्लम पता चल गया। अब हमें करना क्या होगा, इसको मॉडिफाई करना होगा। तो मैंने बताया ना अभी कि एल एल का जस्ट मिरर इमेज है, बिल्कुल वैसा ही आप उल्टे डायरेक्शन में कर दो। देखो हमने क्या किया, हमें क्या करना होगा, इस बी को रूट नोड बना देना होगा। बी को रूट नोड बना दिया, ये वाला नोड जो है वो बी से ही कनेक्टेड रखो। इस नोड को यहाँ से रिमूव करो और ए से कनेक्ट कर दो। ए यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट में, ये ओरिजिनली ए से कनेक्टेड था, और ये वाला नोड मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया।
डायग्राम से समझ में आ रहा है? कोई अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन मत लो ना, अभी एक्चुअल एग्जाम्पल में आएगा, आपको क्लियरली हो जाएगा। ये आया समझ में? एल एल आर आर, ये दोनों जो रोटेशन थे उसको कहते हैं सिंगल रोटेशन। सिंगल रोटेशन कहने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के हमने एक ही बार रोटेट किया है ना, एक ही बार रोटेट किया। रोटेट करने का मतलब, सामने अभी बैठे रहते तो मैं हाथों के इशारे से बताता आपको कि हम एक्चुअल में इसको कैसे रोटेट कर रहे हैं। नहीं होगा तो मैं एक आध वीडियो बना के आपको डालूंगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। खैर, हमने इन दोनों रोटेशन में एक ही रोटेशन किया है टोटल, ठीक है। अगला जो है वो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड है। एल आर और आर एल, ये दोनों रोटेशन जो है वो डबल रोटेशन कहलाते हैं। क्योंकि डबल रोटेशन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें टोटल 2 बार रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो, इस दोनों एग्जाम्पल में एक बार आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया तो आपको फाइनल एवीएल ट्री मिल गया था, लेकिन एलएल और आरआर वाले में ऐसा नहीं होगा। आपको इस तरह के 2 बार करने पड़ेंगे। एक रोटेशन करोगे, फिर उसके बाद एक और रोटेशन करोगे, तब जा करके आपका फाइनली एवीएल ट्री में कन्वर्ट होगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? और किसी को भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन? अब हो रही है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं एल आर रोटेशन को। एल आर रोटेशन का नाम आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेफ्ट राइट रोटेशन, है ना। अब देखो, इसके लिए हम लोग करते क्या है, हमें ये कुछ कंडीशंस है उसको, आपके पास ए और बी नाम का 2 नोड था जिसका बैलेंस फैक्टर नोड सी पे डिपेंड करता है। अगर इंसर्शन, नए नोड के इंसर्शन के बाद सी का बैलेंस फैक्टर 0 है, सी क्या है? सी वो वाला नोड है जिस साइड पे हमने न्यूली इंसर्टेड नोड ऐड किया है। ए बी और सी ये रहा, इस साइड में हमने न्यूली इंसर्टेड नोड ऐड किया है। अगर सी का बैलेंस फैक्टर 0 होता है तो आपको रोटेशन के बाद ए और बी का बैलेंस फैक्टर भी 0 ही करना पड़ेगा, ठीक है। सी का बैलेंस फैक्टर अगर -1 होता है तो रोटेशन के बाद ए का बैलेंस फैक्टर 0 और बी का बैलेंस फैक्टर 1 करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से रोटेट करो ताकि ए का 0 हो जाए और बी का 1 हो जाए। सिमिलरली अगर सी का बैलेंस फैक्टर 1 होता है तो रोटेशन के बाद ए का बैलेंस फैक्टर -1 और बी का बैलेंस फैक्टर 0 होना चाहिए। ये सारी किताबी बातें हैं। एक्चुअल में हम कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल जब देखेंगे, प्रॉपर एग्जाम्पल, तब जाकर के क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 नोड थे जिनको मैंने ए बी और सी नाम दिया है। न्यूली इंसर्टेड नोड सी की तरफ है, बी जो है वो ए के लेफ्ट में है, ठीक है। न्यूली इंसर्टेड नोड के एडिशन के वजह से अगर सी का जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 रहा तो आपको फाइनली रोटेशन के बाद ए और बी का रोटेशन जी भी बैलेंस फैक्टर 0 रखना पड़ेगा। न्यूली इंसर्टेड नोड के एडिशन के बाद अगर सी का बैलेंस फैक्टर -1 हो गया है तो रोटेशन के बाद आपको ए और बी का बैलेंस फैक्टर 0 और 1 रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रोटेशन इंसर्शन के बाद सी का बैलेंस फैक्टर 1 है तो रोटेशन के बाद आपको ए और बी का बैलेंस फैक्टर -1 और 0 करना पड़ेगा। यानी ये एक कंडीशन हो सकता है कि रोटेशन के बाद जो ट्री हमें मिला है वो सही मिला है या नहीं चेक करने का। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ किताबी भाषा है, आपको ये समझ में नहीं आएगा जब आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आ जाए और वहां से सॉल्व करें। आर एल रोटेशन जो है वो एल आर का जस्ट रिवर्स होगा। हाँ, मैं पहले चारों क्वेश्चन के एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ नंबर्स थे, जैसे मान लो 18, 12 और 6। इससे हमें एवीएल ट्री बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप स्टेप 1 में लिखोगे 18
और उसको ऐसे सर्कल कर दोगे, नोड है तो सर्कल बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया एक स्टेप कंप्लीट। और इसका बैलेंस फैक्टर या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, बैलेंस फैक्टर इसका होगा 0, क्योंकि ना तो इसका लेफ्ट है ना तो इसका राइट है। दूसरे डायग्राम में आप क्या बनाओगे, जितने नोड उतने डायग्राम तो कम से कम बनेंगे। ये तो आपके पास पहले से ही था 18, यहां से न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सा है, 12। 12 जो है वो 18 से स्मॉलर होता है, और मैंने अभी बताया इंसर्शन जो है बाइनरी सर्च ट्री के जैसा ही होगा। तो हम इस 12 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, 18 के लेफ्ट साइड में। तो आपने 12 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालो। 12 का बैलेंस फैक्टर होगा 0 और 18 का बैलेंस फैक्टर होगा 1। कैसे होगा 1, क्योंकि 18 के लेफ्ट साइड में एक लेवल का एलिमेंट है और 18 के राइट साइड में 0 लेवल का एलिमेंट है, तो 1 - 0 1 होगा। जो तीसरा डायग्राम आप बनाओगे, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। जो थर्ड डायग्राम आप बनाओगे उसमें हमें 6 को इंसर्ट करना है। तो आपके पास ये वाला डायग्राम तो पहले से ही था, 18, उसके लेफ्ट में 12, और ये न्यूली इंसर्टेड नोड कहाँ आएगा, 6। 18 से स्मॉलर है तो 18 के लेफ्ट में, 12 से भी स्मॉलर है तो 12 के लेफ्ट में, यानी 6 यहाँ आएगा। और अब आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालो। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा था वो डायरेक्टली बनाया था ये तीनों स्टेप को मर्ज करके। यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट। 6 का बैलेंस फैक्टर 0, 12 का बैलेंस फैक्टर 1। 1 क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 लेवल है और राइट साइड में 0 लेवल है। 18 का बैलेंस फैक्टर देखो, 18 का बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए लेफ्ट साइड की ट्री की हाइट कैलकुलेट करो, तो लेफ्ट साइड की हाइट है 2, राइट साइड की हाइट है 0, यानी 2 - 0, यानी इसका बैलेंस फैक्टर होगा 2। और ये 2 जो है अलाउड नहीं है, यानी कि ये ट्री जो मैंने बनाया वो एवीएल ट्री नहीं है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का ट्री एवीएल ट्री था, लेकिन ये वाला ट्री एवीएल ट्री नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें प्रॉब्लम कौन सी है, और देन हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो मैंने थ्योरी में लिख भी रखा है, गो टुवार्ड्स द रूट नोड फ्रॉम न्यूली इंसर्टेड नोड। न्यूली इंसर्टेड नोड से आप रूट नोड की तरफ जाइए। जाइए मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाना है, आपको बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हुए जाना है। स्टॉप ऑन फर्स्ट नोड हुज बैलेंस फैक्टर इज वायलेटेड। आप न्यूली इंसर्टेड नोड से रूट नोड की तरफ आपको ऊपर जाना है। रास्ते में जो भी नोड आपको मिलेंगे इन सभी का बैलेंस फैक्टर निकालना है। जो पहला नोड मिला आपको जिसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ा हुआ है, वहीं पे रुक जाना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस फैक्टर रूट नोड न्यूली इंसर्टेड नोड से ऊपर की ओर गए। ये कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट लिखा। एक और ऊपर गए तो ये कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट लिखा। ये वाला नोड मुझे मिला जिसका बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया है 2, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, फ्रॉम वायलेटेड नोड 18 से गो टुवर्ड्स न्यूली इंसर्टेड नोड एंड काउंट फर्स्ट 2 मूवमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 मूवमेंट्स। हमें सिर्फ 2 मूवमेंट ही काउंट करना है। पहले स्टेप में क्या कहा, न्यूली इंसर्टेड नोड से रूट नोड की तरफ जाओ, जिस नोड का बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया है वहां पे रुक जाओ। फिर हमें दूसरे स्टेप में कह रहा है उस बिगड़े हुए बैलेंस फैक्टर वाले नोड से 2 स्टेप नीचे की ओर आओ। 2 स्टेप नीचे की ओर आओ तो कौन सा मिला, लेफ्ट, दूसरा कौन सा मिला, लेफ्ट। तो ये आपको बताएगा प्रॉब्लम, लेफ्ट पहले काउंट से मिला और दूसरे काउंट से भी लेफ्ट लेफ्ट, यानी हमारा प्रॉब्लम है लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये दोनों स्टेप हमने किया प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर किसी डायग्राम में एलएल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सिंगल राइट रोटेशन। मान लो आप और आपका दोस्त खड़ा है कहीं पे और आपके दोस्त का पैर लड़खड़ा गया फॉर एग्जांपल, और वो लेफ्ट की तरफ गिरने लगा, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप उसको राइट की ओर खींचोगे, है ना, तभी तो वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा। यानी कि हमारा ट्री अगर लेफ्ट की तरफ प्रॉब्लम दे रहा है तो अगर मैं उसको राइट की तरफ रोटेट कर दूं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एलएल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा,
एलएल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, अपने ट्री को राइट की ओर रोटेट करना होगा। अब बात है कि राइट की ओर रोटेट करेंगे कैसे। तो आप देखो हमारा ट्री कैसा था, ये वाला। हमने क्या किया, इसको राइट की ओर, ये डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है, हमने इसको राइट की ओर रोटेट कर दिया। तो जब राइट की ओर रोटेट करोगे तो 12 को अगर आप सेंटर मानो, 18 को अगर आप राइट की ओर रोटेट करोगे तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये 18 जो है यहाँ से घूम के नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये 18 जो है नीचे की ओर आ गया और 12 जो है ऊपर की ओर आ गया। यानी हमने क्या किया, 12 पहले यहाँ था, 18 यहाँ था, 6 यहाँ पे था। यहाँ पे अपना एक हाथ रखो 12 के ऊपर, ठीक है, दूसरा हाथ आप अपना रखो 18 के ऊपर। हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, राइट की ओर झुकाकर, राइट की ओर मूव कराकर। तो जो 18 वाला हाथ है उसको आप थोड़ा सा राइट नीचे की ओर झुकाओ। तो जैसे ही आप अपने 18 वाले हाथ को नीचे की ओर झुकाओगे तो आपका जो 12 है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये वाला नीचे की ओर कर दिया, तो हमारा ये 12 अपने आप ऊपर चला जाएगा। ये बना हमारा 12 और ये 18 कहाँ आ गया, यहाँ पे, और ये 6 कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो मैंने वही यहाँ पे डायग्राम से बनाया है। हमने इस 18 को ऐसे मूव किया जिसके वजह से ये 12 ऊपर की ओर चला गया और ये 18 नीचे की ओर चला गया, और ये कनेक्शन जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो 18 नीचे आ गया, 12 ऊपर आ गया। अब जो ये फाइनल डायग्राम बना है, इसकी बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो सभी का बैलेंस फैक्टर 0 0 आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल है। यानी अल्टीमेटली हमने एलएल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। हमारे ट्री में ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसका आंसर है ये वाला। ये एवीएल नहीं है लेकिन ये वाला एवीएल है, ठीक है। ये था एलएल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। आगे देखते हैं, ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी है ना, बीच में नहीं छोड़ सकता मैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको दो नोड इंसर्ट करना था। एक सेकंड। मान लो आपको दो नोड इंसर्ट करना है 24 और 36, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 24 इंसर्ट करेंगे, तो ये रहा हमारा 24। इसका बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। दूसरे डायग्राम में आप क्या करोगे, 24 तो आपको पहले मिल ही चुका था, 36 को इंसर्ट करना है। 36 जो है 24 से ग्रेटर होता है तो वो उसके राइट साइड में जाएगा, तो हमने 36 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब बैलेंस फैक्टर निकाले तो इसका बैलेंस फैक्टर है 0 और इसका बैलेंस फैक्टर है -1, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमें इंसर्ट करना है 48, ठीक है। तीसरा नोड जो है वो है 48 इंसर्ट करना है, तो आप थर्ड नंबर पे इंसर्ट करो 48 को। तो ये डायग्राम तो था ही ऑलरेडी, तो हम बनाएंगे 24, यहाँ बनाएंगे 36 और 48 कहाँ जाएगा, वो इसके भी लेफ्ट में राइट में जाएगा, 48 यहाँ है। ये तीन नोड हमें करने थे, ठीक है। मैं इसमें से एक फाइनल डायग्राम बताता हूँ जिससे आपको सॉल्व होगा। 24, 36, 48 आपको देख के ही समझ में आ रहा है। इसका बैलेंस फैक्टर है 0, इसका बैलेंस फैक्टर है -1 और इसका बैलेंस फैक्टर है -2। एल्गोरिथम आपसे क्या कहता है, न्यूली इंसर्टेड नोड से आप रूट नोड की तरफ जाओ, ये रूट नोड है, और बैलेंस फैक्टर चेक करते जाओ। इसका बैलेंस फैक्टर -1 रेंज में है, इसका बैलेंस फैक्टर -2 रेंज में नहीं है। जैसे ही आपको पहला नोड मिला जिसका बैलेंस फैक्टर रेंज के बाहर है, आप वहां से 2 स्टेप न्यूली इंसर्टेड नोड की तरफ आओ। ध्यान देना 2 ही स्टेप आना है। तो जब आप 2 स्टेप नीचे आओगे तो पहले ये वाला पाथ फॉलो करोगे। ये पाथ कौन सा है, राइट। जो सेकंड पाथ फॉलो करोगे वो ये वाला है। ये कौन सा पाथ है, राइट।
ये आर आर आपको देगा कि इस डायग्राम में आर आर प्रॉब्लम थी। फिर से आप अपने दोस्त को थोड़ा टेढ़ा कर दो। मान लो आपका दोस्त अब राइट की ओर झुक रहा है, राइट की ओर गिर रहा है, तो आप उसको सीधा करने के लिए क्या करोगे, अपने लेफ्ट की ओर, उसके लेफ्ट लेफ्ट की ओर खींचोगे, है ना। राइट को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट की ओर लाना पड़ेगा, तभी तो ट्री बैलेंस होगा, तभी तो सब कुछ बैलेंस होगा। यानी हमारे ट्री में जो है वो राइट की ओर ज्यादा झुका हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसको लेफ्ट की ओर लेके आना है। तो लेफ्ट की ओर लेके आना है मतलब क्या, जिस नोड को प्रॉब्लम आई है उस नोड को लेफ्ट की ओर लेके आना होगा। तो आप क्या करो, फिर से वही काम, अपना लेफ्ट हैंड रखो 24 के ऊपर, अपना राइट हैंड रखो 36 के ऊपर, और उसको लेफ्ट की ओर रोटेट करो। जब आप लेफ्ट की ओर रोटेट करोगे तो 24 जो है वो नीचे आ जाएगा, 36 जो है वो ऊपर आ जाएगा। एक हाथ आपने यहां रखा है, दूसरा यहां रखा है। लेफ्ट की ओर रोटेट करने का मतलब आप इसको इधर की ओर लेके जा रहे हो। तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, 24 यहां आ जाएगा, 36 यहां आ जाएगा और 48 यहां आ जाएगा। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो सभी का 0 0 है, यानी आपने राइट राइट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। राइट राइट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने ट्री को लेफ्ट की ओर मूव कराना होता है। लेफ्ट लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, अपने ट्री को राइट की ओर मूव कराना होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एल आर प्रॉब्लम। एल आर प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें अभी तक जो दोनों देखा उसमें सिर्फ एक ही रोटेशन है, लेकिन इस वाले में दो रोटेशन आएंगे। जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं वो है 28 और 15 का। ठीक है, यहाँ डायग्राम बना हुआ है तो मैं यहीं से बताने की कोशिश करता हूं। पहले 28 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, पहला डायग्राम कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 15 इंसर्ट कर दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बैलेंस फैक्टर अभी भी रेंज में है। अब आपको इंसर्ट करना है 21। जब आप 21 इंसर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 28 से कंपेयर करोगे तो 21 स्मॉलर होता है, तो 28 के लेफ्ट में आना चाहिए। 15 से कंपेयर करोगे तो 15 से ग्रेटर होता है, तो 15 के राइट में आना चाहिए, यानी 21 यहाँ पे आके ऐड होगा 15 के राइट में। अब आप बैलेंस फैक्टर निकालो, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर -1 और इसका बैलेंस फैक्टर 2। आ रहा है समझ में बैलेंस फैक्टर निकालना। अब आपको क्या कह रहा है, न्यूली इंसर्टेड नोड से आप ऊपर की ओर जाओ रूट नोड की तरफ, और वहां पे जाके रुकना है जिसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ गया। तो आप यहाँ पे आके रुक चुके हो। अब उस नोड से फिर 2 स्टेप नीचे आओ। तो 2 स्टेप नीचे आओगे तो पहला स्टेप कौन सा लोगे, लेफ्ट का। दूसरा स्टेप कौन सा लोगे, राइट का। यानी हमें प्रॉब्लम हुई एल आर। ठीक है, यानी ये एक ऐसा ट्री है जो राइट की ओर भी झुका हुआ है और लेफ्ट की ओर भी झुका हुआ है। यानी हमें क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा राइट लाना पड़ेगा, और राइट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा लेफ्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा प्रॉब्लम है एल आर, तो उसका सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी जो है वो भी होता है एल आर ही, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं अलग से। राइट को सॉल्व करने के लिए आपको लेफ्ट मूव करना होगा, और लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए आपको राइट मूव करना होगा। अब सवाल ये है कि पहले कौन सा करें, राइट को सॉल्व करना है तो लेफ्ट करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया। लेफ्ट को सॉल्व करना है राइट करना पड़ेगा, वो भी पता चल गया। लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा करें, ठीक है। तो आप पहले कौन सा करोगे, आपको इस साइड से पढ़ना है। पहले क्या आया, आर, यानी आपको पहले आर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन आपको एल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इससे आसान मेथड नहीं हो सकता समझने के लिए। आप बुक से पढ़ोगे, जो थ्योरी ऊपर डायग्राम से बताया था हाइट एच वाला, नहीं आएगा। डायरेक्ट किताब से अगर आप रोटेशन देखोगे तो नहीं आएगा समझ में। अगर विश्वास ना हो तो खुद से करके देख लेना, इससे ज्यादा आसान मेथड नहीं हो सकता एवीएल को समझने और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं, थोड़ा क्लियर कर दूं। यानी हमें सबसे पहले आर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन हम एल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आर को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा,
लेफ्ट की ओर मूव करना होगा। अब देखिए, ये ट्री हमारा था इस तरह का। हमने क्या किया, इसमें पहले सॉल्व किया आर प्रॉब्लम को। आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, इसको मूव कराया लेफ्ट की ओर। आप इसको जब लेफ्ट की ओर मूव करवाओगे तो आपको करना क्या है, एक हाथ रखोगे 15 के ऊपर, दूसरा हाथ रखोगे 21 के ऊपर, और उस 21 को थोड़ा सा लेफ्ट लेकर जाओगे। तो जैसे ही आप अपने हाथ को थोड़ा लेफ्ट के लिए ऊपर करोगे तो ऑटोमेटिकली 15 वाला हाथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली बनेगा क्या, ये 21 यहाँ आ जाएगा और 15 उसके नीचे, यानी ये डायग्राम मिलेगा आपको। आप अपने हाथ को रोटेट करके देख लो, एक 15 के पास रखो, दूसरा 21 के पास रखो, 15 को थोड़ा थोड़ा नीचे लेके आओ और 21 को लेफ्ट की ओर लेके आओ। तो आपका जो बनेगा फाइनली क्या, 21 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट प्रॉब्लम। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट की ओर सॉल्व करना होगा। राइट की ओर सॉल्व करने के लिए फिर आप क्या करोगे, एक हाथ रखो 21 पे, एक हाथ रखो आप अपना 21 पे, दूसरा हाथ रखो आप 28 पे, और 28 को राइट की ओर लेके आओ। तो क्या होगा, फाइनली 21 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे चला आएगा। तो फाइनली आपको ये डायग्राम मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ आपका अल्टीमेटली एल आर प्रॉब्लम को। लास्ट में बता रहा हूं, आर एल प्रॉब्लम के लिए जो क्वेश्चन लिया है वो है, हमने लिया है 24, 47 और 36 का। 24 इंसर्ट करो दो, प्रॉब्लम नहीं है। 47 उसके राइट में जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। आप 36 को इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ आएगा, 24 के राइट में और 47 के लेफ्ट में, यानी आपको डायग्राम ये मिलने वाला है। बैलेंस फैक्टर निकालोगे तो 24 का बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ मिला है, -2। ठीक है, अब हमें इसमें पहले तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होगा। न्यूली इंसर्टेड नोड से आप रूट नोड की तरफ जाइए और उस नोड पे रुकिए जहां पे बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है, यहाँ पे। फिर 2 स्टेप नीचे आइए, पहला स्टेप राइट, दूसरा स्टेप लेफ्ट, यानी प्रॉब्लम है आर एल। आर एल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है आर एल ही, लेकिन हम इसको करते कैसे हैं, लेफ्ट के लिए आपको राइट करना होगा, राइट के लिए आपको लेफ्ट करना होगा। ठीक है, 2 रोटेशन है, 2 बार रोटेट होगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, हमें क्या करना होगा, ये प्रॉब्लम आई थी, एक हाथ आप रखिए 47 पर, दूसरा हाथ रखिए 36 पर, और आप उसको लेफ्ट की ओर रोटेट करिए। ठीक है, एल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे, एल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, राइट की ओर रोटेट करना होगा। एल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको राइट की ओर रोटेट करिए। 47 वाले हाथ को आप थोड़ा नीचे लेके आइए और 36 वाले हाथ को आप ऊपर लेके आइए, तो आपको क्या मिलेगा, डायग्राम ऐसा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा प्रॉब्लम कौन सा रह गया अभी, आर प्रॉब्लम। आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, राइट को सॉल्व करते हैं लेफ्ट की ओर लेकर। एक हाथ रखिए आप 36 पर, दूसरा आप रखिए 24 पर। 36 वाले हाथ को आप थोड़ा ऊपर लेके आइए और 24 वाले हाथ को आप थोड़ा नीचे लेके आइए, तो आपको फाइनली मिलेगा ये वाला डायग्राम। और इस डायग्राम में आप देखो तो आपका एवीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये